गाइस, तो आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि हमने कल हिंदू मैरिज एक्ट के मोस्टली सेक्शन कवर कर दिए थे, क्योंकि हम एचएम में पढ़ रहे थे। जैसे कि फैमिली जो लॉ है उससे 8 नंबर का हमारा एआईबी के अंदर एग्जाम आ रहा है, एग्जाम में आएगा 8 नंबर का। तो जिसमें से हमने एचएमए को कवर किया, जिसमें कुछ रह गए थे सेक्शंस। तो आज हम उन इम्पोर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे ताकि हमारा जल्दी से एटलीस्ट एचएमए हमारा कंप्लीट हो जाए। तो किसी को कोई क्वेरी रही हो कल की क्लास से, किसी को कुछ चीज समझ ना आई हो, आपने घर जाके रिवाइज करी होगी कुछ, किसी की कोई क्वेरी कोई क्वेरी नहीं थी किसी की? अच्छा चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जो वैलिड कंडीशन है मैरिज की वो कहां पर दी गई है और क्या क्या है? हाँ जी सर। ये वैलिड कंडीशंस आपकी जब बोथ पार्टीज की कंसेंट होती है ना, तो उसे वैलिड माना जाता है। और क्या कंडीशंस हो सकते हैं वैलिड मैरिज की? वॉलंटरी होना चाहिए डिसीजन आपका। वो तो आपने पहले ही बता दी, और बताओ क्लास में तो कौन से सेक्शन में? सेक्शन 80। हाँ जी सर, कौन सा सेक्शन में? कंडीशंस फॉर मैरिज। हालांकि ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए क्योंकि सेक्शंस ऑलरेडी रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पता होना चाहिए, क्योंकि कल मैंने अच्छे तरीके से समझाया था। सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो कंडीशंस है मैरिज की वो अच्छी तरीके से मेंशन है। क्या क्या कंडीशंस हो सकती है? आप भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं एक बार खुद से सोचिए कि क्या कंडीशंस हो सकती है वैलिड मैरिज के लिए, क्या कंडीशन है सेक्शन 5 के अंदर। एक कंडीशन जस्ट आई, हाँ कि आप ऑलरेडी मैरिड नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके घर में कोई स्पाउस। ठीक है ठीक है। ठीक है ना? और दोनों मेल जो है वो एज होनी चाहिए उसकी 21 ईयर, फीमेल की 18। हाँ, मेल की 21 ईयर होनी चाहिए और फीमेल की 18 ईयर एज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ 21 मैरिज। हाँ, मेल की 21, फीमेल की 18 ईयर। और अभी एक मिस्टर पाल साहब ने भी एक चीज बोली थी। वर्डेबल मैरिजेस क्या होता है? वर्डेबल मैरिज क्या होता है? कल पढ़ाया था मैंने। वर्डेबल में वो स्पिंडा वाला जो था। नहीं सर, मैं नहीं पूछ रहा कौन सी शादी वर्डेबल होगी कौन सी नहीं। और सपिंडा वाला वर्डेबल में नहीं, वर्ड मैरिज थी। इसका मतलब रिवीजन नहीं करी आप लोगों ने क्लियरली, जिससे ये शो होता है। ठीक है, वर्डेबल मैरिज होता क्या है? मैं तो मीन पूछ रहा हूँ, नॉर्मल मतलब क्या वर्डेबल मैरिज का? आप भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं एक बार खुद से देखिए कि आपको आता है या नहीं आता। वर्डेबल मैरिज क्या होता है, वैलिड मैरिज क्या होता है, वर्ड मैरिज क्या होता है। हालांकि क्वेश्चन ये आएगा नहीं, लेकिन अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चैप्टर की आपको अगर पता होगा तो आप इजीली फिर जो क्वेश्चन आएगा एआईबी के अंदर आप उसको इजीली से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लोगे। बताओ सर। वर्डेबल मैरिजेस वो मैरिज होती है जो बहुत अच्छे तरीके से हो तो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जिन कंडीशंस की वजह से उन्हें हम वॉइड भी कर सकते हैं, लाइक दैट। गलत है सर, वॉइड तो कर ही नहीं सकते। इसमें चाइल्ड मैरिज वाला भी था। चाइल्ड मैरिज वर्डेबल मैरिज है, ये तो सही है। देखो फिर बता देता हूँ, वॉइडेबल मैरिजेस वो मैरिजेस होते हैं जिसमें एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है, या तो वो उस मैरिज को वैलिड करार करा सकते हैं या फिर
उस मैरिज को वो वहीं पर खत्म कर सकते हैं, उस मैरिज को वो वहीं पर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। वॉइड मैरिज में क्या है, वॉइड मैरिज में क्या है, मैरिज जो है वो शुरू से ही मैरिज मानी नहीं जाएगी, लेकिन वॉइडेबल में ऐसा नहीं होता। वॉइडेबल में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वन पार्टी हु इज अ सफरर पार्टी हैव अ चांस कि ये मैरिज वो वैलिड भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज है, भाई चाइल्ड मैरिज में जबरदस्ती शादी कराई गई है, लेकिन कुछ टाइम बाद लड़की जो है या जो माइनर है वो सही से रह रहा है, उसको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो ऐसे रह रहा है तो वो मैरिज फिर वैलिड हो जाएगी, उसको आप वॉइडेबल नहीं कह सकते। एक एग्जांपल और दिया था मैंने ए को पता लगा कि जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो औरत पहले से ही प्रेग्नेंट थी, बट ए ने उसको इग्नोर कर दिया और उसके साथ फिजिकल रिलेशन डेवलप कर दिए। तो इसका मतलब ये नहीं आप ये सोचो कि आज हम फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं और फिर कल हम उसको छोड़ देंगे। अगर आप उस चीज़ को उस टाइम पे इग्नोर कर रहे हो और आप फिजिकल रिलेशन बना रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब ये कि उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो जो एक वॉइडेबल मैरिज है वो कहीं ना कहीं आप वैलिड करार कर रहे हो उसको, फिर आप बाद में जाके इसका ग्राउंड नहीं ले सकते हो। तो कल हमने वॉइड मैरिज के बारे में पढ़ा था। वॉइड मैरिज कौन कौन सी हो सकती है, वॉइड मैरिज कौन कौन सी हो सकती है? मैच्योरिटी एज अटेन ना करी हो, नहीं नहीं सर, वो तो वॉइडेबल हो गई ना, अभी आपको बताया तो मैंने वॉइडेबल मैरिज है। इंटरकास्ट, हाँ, इंटरकास्ट मैरिज नॉट अवॉइडेबल मैरिज। इंटरकास्ट में तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट चले जाओ या कन्वर्जन करा लो, यू हैव अ स्पेशल मैरिज एक्ट। या कुछ ऐसी कंडीशंस कि आपसे कुछ छुपाया हो पीछे से, जर्नल उस पर लेमैन लैंग्वेज में सेक्शन 11 उठाओ HMA का उसके अंदर स्पेसिफिकली 3 ग्राउंड मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक, सपिंडास रिलेशनशिप में अगर आ रहे हो, सपिंडा रिलेशनशिप में आ रहे हो, ठीक है, एक दूसरे के अगर आप सपिंडास हो तो उस कंडीशन में अगर आप मैरिज करते हो तो मैरिज वॉइड है। एक, प्रोहिबिटेड डिक्री के बारे में मैंने आपको बताया था कल, डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, अगर उसमें भी आप आ रहे हो तो भी मैरिज वो वॉइड है। पहला, हाँ, और जो पहला ही सब क्लोज था उसमें था कि शादी के टाइम पर अगर कोई आपका स्पाउस लिविंग है, आप अगर वाइफ है तो आपका हस्बैंड है और आप दूसरी शादी कर रहे हैं, किस कंडीशन में? अगर हस्बैंड भी जिंदा है आप शादी कर सकते हैं, अगर आपका लीगली तौर पर कोर्ट से डाइवोर्स हो गया हो तो। आपका डाइवोर्स हुआ नहीं, आप किसी और से शादी कर रहे हो तो वो शादी ना तो वॉइडेबल में आएगी ना ही वैलिड में आएगी, वो सीधा शादी आएगी वॉइड में, ठीक है। तो ये सेक्शन 11 जो है क्लियरली कहता है कि भाई ये 3 ग्राउंड है जिसमें शादी वॉइड मानी जाएगी। वॉइडेबल के भी कल मैंने आपको पढ़ाए थे कि वॉइडेबल में कहाँ कहाँ पर सेक्शन 12 बात करता है वॉइडेबल मैरिज की। तो मैंने आपको बहुत सारी कल चीज़ें बताई थी कि वॉइडेबल में कब कब भाई शादी वॉइडेबल मानी जाएगी, कब कब शादी नहीं मानी जाएगी। वॉइडेबल में क्या होता है, आप डिक्री ले लेते हो कोर्ट से और हर कंडीशन में, चाहे मैं बात करूं वॉइडेबल की चाहे मैं बात करूं वॉइड की, अगर आपको शादी वॉइड करानी है या शादी वॉइडेबल करानी है तो उसके लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा कोर्ट को। इन दोनों कंडीशन में अगर आप शादी वॉइड कराओ या वॉइडेबल कराओ आपको हर हाल में कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई वाइफ है एक ही, उसने किसी और के साथ शादी कर ली, ठीक है, और वाइफ ये सोच के बैठ गई या फिर इसने जिससे शादी करी,
ठीक है, वो ये सोच के बैठ गए कि भाई शादी तो वॉइड हो गई, मैं तो मानता ही नहीं। ऐसा नहीं है, आपको कोर्ट से डिक्री इशू करानी पड़ेगी, तब ये चीज़ है। और ये एक पनिशेबल ऑफेंस भी है कि अगर आप रहते हुए किसी और से शादी अगर आप कर लेते हो, ठीक है, ये चीज़ है। और इसमें क्या है, इसमें भी देखो सेम वही ऑप्शन है। ये तो डायरेक्ट बात हो गई वॉइड की। वॉइडेबल में क्या है, आपको शादी की में जो हुई है, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए आपको डिक्री ऑफ एन्युअलिटी कोर्ट से लेनी पड़ेगी। आप सीधा ही नहीं सोच सकते कि भाई शादी खत्म कर दो, आपको कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। इसमें भी डिक्री ऑफ एन्युअलिटी आपको हर हाल में कोर्ट से लेनी पड़ेगी, ये रूल है। ठीक है, बहुत सारी आपको कंडीशंस वगैरह कल बताई गई थी कि भाई किन किन कंडीशंस में वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर होगी, एक बार आप नज़र मार लीजिएगा। अब आ जाइए सेक्शन 12 के सब क्लोज 2 पर, जहां से कल हमने छोड़ा था। अब जो सेक्शन 2 है ना, वो बड़ी क्लियरली बात कहता है। वो ये कहता है, जो सब सेक्शन 2 है वो क्लियरली बात ये कहता है कि भाई देखो, किस किस कंडीशन में आप जो डिक्री ऑफ एन्युअलिटी के लिए क्लेम नहीं कर सकते, उसके लिए पिटीशन नहीं डाल सकते, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, देखिए जितनी भी मैंने आपको कंडीशंस बताई वॉइडेबल मैरिज के अंदर जो कल हमने पढ़ी, ठीक है, मान लीजिए जो शादी है, अगर हम बात करते हैं क्लोज सी की, सेक्शन 12 के सब क्लोज 1 के सब क्लोज सी की, जो बात करता है चाइल्ड मैरिज को लेकर, इसमें एक चीज और लिखी गई है, या तो भाई ये है कि भाई जो मैरिज है चाइल्ड मैरिज हुई है, या फिर अगर चाइल्ड मैरिज हुई है बट जो इसमें कंसेंट ली गई है गार्जियन की, किसके गार्जियन की, चिल्ड्रन के गार्जियन की, माइनर के गार्जियन की, वो या तो बाय फोर्स ली गई है, बाय फ्रॉड ली गई है, बाय कंसीलिंग ऑफ फैक्ट्स ली गई है, कंसेंट। ठीक है, ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? अब जब वो कंसेंट ली गई है इन चीजों को लेकर, जैसे ही ये कंसेंट, मतलब जैसे ही आपको इसके बारे में पता लग जाता है कि भाई जो शादी हुई है वो फ्रॉड में हुई है या फोर्सफुली हुई है या वो हुई है, जैसे ही आपको इस बारे में पता लग जाता है, ठीक है, या फिर फोर्स में हुई है, तो फोर्स जैसे ही वो खत्म हो जाती है, विद इन 1 ईयर आपको कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा उस शादी को एन्युअलिटी की डिक्री लेने के लिए, उस शादी को खत्म कराने के लिए। अगर आप 1 साल के अंदर कोर्ट को अप्रोच नहीं करा तो आपका राइट खत्म हो जाएगा, इसमें वो शादी हो जाएगी पूरी तरीके से वैलिड, फिर आपके पास कोई टाइम नहीं है। सेम ही चाइल्ड मैरिज में है, जैसे ही अगर फोर्सफुली हुई है शादी, ठीक है, फोर्सफुली में तो यह जैसे ही वो फोर्स खत्म होगी, फोर्सफुली में क्या है, जैसे ही वो फोर्स खत्म होगी 1 ईयर में आपको कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, कंसीलिंग ऑफ फैक्ट की वजह से है या फिर आपके साथ हो गया फ्रॉड, जैसे ही आपको इसके बारे में पता लगता है तब भी आपको 1 ईयर के अंदर कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, ये आपका राइट है। अगर आप अप्रोच नहीं करते तो आपका राइट फिर सीज हो जाएगा और ये शादी हो जाएगी वैलिड। पर एज उनकी अभी भी चाइल्ड वाली है, फिर उस पर भी आ रहा हूं मैं। अब इसके क्या, ऑन दी ग्राउंड स्पेसिफाई क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 1 shall be entertained the petition is presented more than 1 year after the force or seized has been fraud has been discovered। तो वही वाली बात है, कह रहा भैया आपको 1 साल के अंदर पिटीशन हर हाल में डालनी पड़ेगी। बट अब सेकंड पार्ट में ये कह रहा है, the petitioner has with his or her full consent lived with the other party to marriage as husband wife after force has ceased to operate as case में भी fraud has been discovered। वही जो मैंने आपको बात बताई है, ठीक है, अगर पिटिशनर उसके साथ रह रहा है,
उसको पता लग गया हर चीज के बारे में, फिर भी अगर वो उसके साथ कंटिन्यूटी में रह रहा है तो फिर भी आप क्लेम नहीं कर सकते। फिर आपको ये मान लिया जाएगा 1 साल के अंदर भाई आपको कोर्ट भी अप्रोच करना, बट अगर आप उसके साथ कंटिन्यूटी में रह रहे हो, आपको कोई दिक्कत आप नहीं दिखा रहे, तो ये नहीं कि फिर आप कुछ टाइम बाद चले जाओ कोर्ट को अप्रोच कर लो। आपको इमीडिएट तभी अलग होना पड़ेगा, इमीडिएट तभी आवाज उठानी पड़ेगी। सेम वही वाली जो कंडीशन मैंने बताई थी, प्रेग्नेंट हो गई वाइफ, तो ये नहीं कि आप उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लोगे फिर बाद में, जैसे ही आपने फिजिकल रिलेशन बनाया, इसका डायरेक्ट से सीधा सा मतलब है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, फिर आप कोर्ट को जाके अप्रोच नहीं करोगे। अब देखिए ये जो बी क्लोज है ये उसी के बारे में कह रहा है, ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लोज डी ऑफ सबसेक्शन 1। डी सबसेक्शन 1 क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूं आपकी बेटर क्लैरिटी के लिए। दैट द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन अदर देन द पिटिशनर। ठीक है, प्रेग्नेंट हो गई वो पिटिशनर के अलावा किसी और पर्सन के साथ। अब ये क्या बोलता है, that petitioner was at the time of marriage ignorant of the fact alleged। अगर वो इस फैक्ट को इग्नोर कर देता है तो फिर आप आगे जाके इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, आप शादी को खत्म नहीं करवा सकते। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। डेट प्रोसीडिंग हैव बीन instituted in a case of marriage solemnized before the commencement within 1 year of such commencement, in case of marriage after such commencement within 1 year from the date of the marriage। अब एक बात देखिए, एक तो बात है इस एक्ट के आने से पहले अगर कभी कोई घटना घटी है तो जिस दिन ये एक्ट लागू हुआ है ना, ठीक है, ये तभी की बात थी, आज तो ये बात अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जब ये एक्ट पास हुआ था, अगर इस एक्ट से पहले की कोई घटना थी तो उनको भी टाइम दिया था कि 1 साल के अंदर आप भाई इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। लेकिन अगर आपको शादी के टाइम पर ये चीज पता लग जाती है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल शादी हो गई, तो वो 1 ईयर आपका शुरू हो जाएगा, आपको कैसे ना कैसे उसके खिलाफ जाके अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आप अपने अप्रोच नहीं करा तो फिर आप अपना राइट खो दोगे। ठीक है, और ये जो टाइम है ये कहां से शुरू होगा, ये होगा फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, 1 ईयर का टाइम पीरियड। ठीक है, एक चीज और है, अगर मान लीजिए आपने मैरिटल इंटरकोर्स यानी कि फिजिकल रिलेशन बना लिए, लेकिन आपको उस चीज के बारे में, फैक्ट्स के बारे में पता नहीं था, तो उस कंडीशन में भी आपके पास राइट रहेगा कि आप उस मैरिज को जाकर वो करवा दो, एन्युअलिटी की डिग्री ले लो। क्यों? क्योंकि आपको फैक्ट्स के बारे में भी नॉलेज नहीं है, आपको फैक्ट्स के बारे में पता नहीं लगा। समझ आया? और वो तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट ही माना जाएगा ना, अगर आपने वो कर लिया कैसे डिफाइन वो तो फिर मिसलीड हो गया ना। मुझे मालूम नहीं था। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। आपको मैरिज के ठीक बाद पता लगा भाई प्रेग्नेंट है किसी सम अदर पर्सन से, ठीक है, फिर क्या है, आप भाई इसके खिलाफ आवाज उठाओ, एक कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या है, फिजिकल रिलेशन है लेकिन उसको पता नहीं है अभी प्रेगनेंसी के बारे में, अभी उसको प्रेगनेंसी के, तो वो जो फिजिकल रिलेशन बना रहा है वो एक्सेप्टेंस नहीं कंसीडर करा जाएगा। अगर मान लो उसको फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद पता लगा, पता लगने के बाद अगर वो बना रहा है तो गलत है। कैसे डिफाइन होगा, मुझे पता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिफाइन होगा सर। पता होने के बाद भी मेरे को नहीं पता। अब फॉर एग्जांपल रुको, प्रेगनेंसी नहीं, इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें प्रेगनेंसी देखी जाएगी कितने टाइम की है। साइंटिफिकली जनरल आमतौर पर कितने टाइम में पता लग जाता है देख के लेडी को कि हाँ भाई ये प्रेग्नेंट है। 9 months। नहीं, उससे पहले भी लग जाता है, 3 ठीक है, 3। अब मान लो हो सकता है वो 1 हफ्ता पहले ही भाई प्रेग्नेंट हुई हो, अब उसको पता करने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, 1 हफ्ता पहले ही अगर प्रेग्नेंट हुई है तो ऐसे में मान लीजिए, चलो एक एग्जांपल लो, मोटा मोटा 3 मंथ्स में पता लगता है, ठीक है, एक मोटा एग्जांपल लो, 3 मंथ्स में वो लगता है, ठीक है। अब जो 1 month 2 month, ठीक है,
इस ड्यूरेशन में जो फिजिकल रिलेशन बना होगा ना सर, उसको इस बारे में पता नहीं है, तो ये आप यहाँ पर इसका ये राइट नहीं छीन सकते। लेकिन अगर इसके बाद यहाँ इसको पता लग गया, अगर इसके बाद ये 4 मंथ्स इस दौरान अगर वो फिजिकल रिलेशन बना रहा ना पता लगने के बाद, तो सर उसका राइट खत्म हो जाएगा। शादी को एन्युअलिटी की डिग्री लेने के लिए, डिग्री ऑफ एन्युअलिटी का, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना सर। अब आ जाइए सेक्शन 13 जो सीधा बात करता है डाइवोर्स के बारे में। अब देखो इसके अंदर सिंपल ये कहता है, आपने देखा होगा कोर्ट में हम डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, जी सर। तो हम सीधा केस फाइल करते हैं सेक्शन 13 के अंदर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज होते हैं। तो हाँ, तो इसमें ना क्या होता है 13 भी म्यूचुअल कंसेंट, गलत है डिसॉल्व सर, करना गलत है सर। 13A म्यूचुअल डिसॉल्व करना ही है। गूगल कर लो सर। 13B1 13B2 डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। सेक्शन 13 जो है, सेक्शन 13 बात करता है डाइवोर्स की। अगर किसी को डाइवोर्स चाहिए, हस्बैंड को डाइवोर्स चाहिए या वाइफ को डाइवोर्स चाहिए, तो आप सेक्शन 13 के, अभी तक तो मैंने आपको वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल मैरिज बताया कि कब आप अपनी मैरिज खत्म करवा सकते हो, कब आपकी मैरिज शुरू से ही खत्म मानी जाएगी और कब आपकी मैरिज पूरी तरीके से वैलिड मानी जाएगी, सेक्शन 5 की अगर आप कंडीशंस फुलफिल करते हैं, ठीक है सर। अब आपको कोर्ट अप्रोच करना है किस चीज के लिए? शादी खत्म करवाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, वो होगा बाय वे ऑफ डाइवोर्स। अब डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर ग्राउंड दिए गए हैं कि भाई आप कब कब डाइवोर्स ले सकते हो, वो आपको आगे पता लगेगा कैसे कैसे आप डाइवोर्स ले सकते हो। Any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act may on a petition presented either the husband or wife तो डाइवोर्स की जो पिटीशन है वो हस्बैंड द्वारा भी डाली जा सकती है और वाइफ के द्वारा भी डिसॉल्व बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स, डिक्री ऑफ डिवोर्स के द्वारा, ऑन द ग्राउंड दैट अदर पार्टी, किन किन ग्राउंड्स पे आप डाइवोर्स के लिए अप्रोच कर सकते हो। सबसे पहला है हैज आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज हैड वॉलेंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी अदर पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। देखो भाई, डाइवोर्स के ग्राउंड में क्या पहला ग्राउंड्स है, अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ का किसी और पर्सन के साथ अगर कोई फिजिकल रिलेशन बनता है, तो उस कंडीशन में आप डाइवोर्स के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन है जो सबसे ज्यादा यूज होती है आज के टाइम में, क्रुएलिटी का ग्राउंड लेकर, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, क्रुएलिटी का ग्राउंड लेके आप वो करवा सकते हो डाइवोर्स, ठीक है। तीसरा ग्राउंड क्या है? तीसरा ग्राउंड ये है कि 2 साल तक डेजर्शन का टाइम फॉलो किया गया। डेजर्शन क्या होता है बताओ? डेजर्शन होता है जिसमें हस्बैंड या तो अपनी वाइफ को अवॉइड कर रहा है, उसके साथ नहीं रह रहा, या फिर वाइफ अपने हस्बैंड को अवॉइड कर रही है। ये जो पूरा 2 साल का टेन्योर है ना, ये कंप्लीट टेन्योर होना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने अलग रहे, 1 महीना साथ, 1 दिन भी अगर आप साथ रह गए, तो डेजर्शन का जो टाइम पीरियड है 2 साल का, वो पूरा का पूरा डेजर्शन का 2 ईयर का जो टाइम है ना, वो पूरा खत्म हो जाएगा। इवन 1 डे भी आप एक साथ रहे तो डेजर्शन का सीधा, अगर आपको डाइवोर्स चाहिए, आपको डाइवोर्स ठीक है, आप कोर्ट अप्रोच कर लो, लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो डेजर्शन पीरियड है वो 2 साल का था, ठीक है। तो डेजर्शन का क्या पीरियड था वो याद जरूर आपको रखना है। टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होता है ये वाला? जब से अलग हुआ है। और अगर वो सपोज 23 मंथ्स और 28 डे पे आ जाती है तो मैरिज माना जाएगा? 20
23 मंथ्स हो गए। सर मैं तो कह रहा हूँ अगर एक दिन भी का भी हाँ, गैप वही। नहीं रहा तब भी नहीं माना जाएगा। इवन कोर्ट में जब आप जाओगे ना, अगर गलती से भी आपने कोर्ट के अंदर ये कह दिया जनाब वो दोनों एक साथ गए हैं, कोर्ट को पता भी लग गया कि जनाब वो तो यहाँ टूर पे घूमने एक साथ गए हैं, ठीक है, जेन्युइनली केस में हुआ था, जजमेंट है इसके ऊपर, वकील साहब चले गए कोर्ट में, बोला जी वो आ जाए नहीं, डिवोर्स का केस था, म्यूचुअल का, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो उन लोगों को वकील साहब ने बोल दिया कि सर वो दोनों तो अभी गए हुए हैं, नेक्स्ट डेट पे आ जाएंगे। तो साहब ने कहा दोनों एक साथ गए हुए हैं, कह रहे हाँ, खत्म, पिटीशन हो गई वहीं पे डिसमिस। अब जाओ टेन्योर नया वो करके लाओ पूरा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद की जो कंडीशन है वो ये है कि अगर किसी एक ने अपने आप को कन्वर्ट करा लिया है किसी और रिलीजन में, हिंदू से मुस्लिम बन गया या फिर हिंदू से क्रिश्चियन बन गया, अगर अपना रिलीजन चेंज कर लिया तो इन दैट सिनेरियो यू हैव अ राइट टू टेक अ डाइवोर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। या फिर उसको कोई ऐसी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बीमारी है जो इनक्यूरेबल है, क्यूरेबल नहीं इनक्यूरेबल है, उस कंडीशन में भी आप डाइवोर्स ले सकते हो। या फिर वो कंटिन्यूसली या कुछ कुछ टाइम पीरियड के लिए मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है और वो मेंटल डिसऑर्डर इस हद तक का है, ठीक है, जिसमें कोई आम आदमी उसके साथ रह नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ना इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, किसी को कोई बीमारी हो गई बंदे उसका डिवोर्स का ग्राउंड ढूंढ लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर बीमारी में डाइवोर्स नहीं मिल सकता, कंडीशंस कुछ देखी जाएगी। कंडीशन ये देखी जाएगी क्या नॉर्मली कोई बंदा है उसके साथ रह सकता है या नहीं रह सकता, अगर कुछ कंडीशंस ऐसे कि भैया नहीं रहा जा सकता तो उस कंडीशन में आप डाइवोर्स ले सकते हो। आए दिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट की जजमेंट्स आते रहते हैं कि भाई ये वाली बीमारी जो है ये कंसीडर नहीं करी जाएगी, ये वाली बीमारी करी जाएगी, क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। अब आ जाइए नेक्स्ट ग्राउंड पर, लेप्रोसी, अगर वो सफ़र कर रहा है लेप्रोसी से तो भी नहीं है, ठीक है, अगर वो किसी कम्युनिकेबल फॉर्म ऑफ डिजीज से सफ़र कर रहा है, कम्युनिकेबल मतलब आपके द्वारा किसी और को भी वो जानलेवा बीमारी हो सकती है, तब भी आप उसके साथ रहने में डाइवोर्स का ले सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप रहोगे आपको भी हो जाएगी, इसलिए आप डाइवोर्स के लिए चले गए कि जिसको तो ऐसे ऐसे बीमारी है मैं इसके साथ नहीं रह सकता, उसमें भी आप उस ग्राउंड पे भी आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हो। या फिर उसने सांसारिक जीवन ही छोड़ दिया है, ठीक है, ब्रह्मचर्य नहीं, उसने क्या कर दिया है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के हरिद्वार चला गया, भक्ति वगैरह में बाबा बाबा बन गया वो, उस कंडीशन में भी आप डाइवोर्स कोर्ट से अप्रोच करके ले सकते हो कि जी उसने तो दुनियादारी क्या कहते हैं इसे छोड़ दी, रिनाउंस द वर्ल्ड, हिंदी में? ठीक है, हैज रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर। दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर चुका है, अच्छा, सन्यासी। ठीक है। अब क्या है इसके बाद, इसके बाद ये है कि 7 साल तक, कब तक, 7 साल, 7 ईयर तक उस पर्सन के बारे में ना तो किसी ने सुना है ना ही किसी को ये पता है कि वो पर्सन कहाँ पे रह रहा है, उस कंडीशन में उस पर्सन को मरा हुआ माना जाएगा, ठीक है। कभी कोई बंदा गायब हो जाए ना तो डेथ सर्टिफिकेट एकदम से नहीं बनता, उसके लिए भी 7 साल उस बंदे का वेट करा जाता है, ठीक है। अगर 7 साल तक वो बंदा मिला नहीं है, उसके बारे में नहीं पता लगा, देन फिर उसको मरा हुआ घोषित
किया जाएगा। सर्टिफिकेट बनने बन जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद जो अगला ग्राउंड आता है, देखिए कुछ और ग्राउंड ऐसे हैं जिसमें आप वो ले सकते हो डाइवोर्स के लिए पिटीशन। ठीक है, ग्राउंड क्या हो सकता है भाई, सिंपल सी बात है, 1 साल तक एज अ हस्बैंड वाइफ वो साथ नहीं रहे हैं। ठीक है, कोहैबिटेशन उनके बीच में नहीं हुआ है, मतलब उनके बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बना है, उस ग्राउंड पर भी वो डिक्री ऑफ डाइवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जुडिशल सेपरेशन की डिक्री जो उनको मिल गई है, जो उन्होंने कोर्ट द्वारा ली है, उसके बाद भी वो एक साथ में नहीं रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स आपको मिल गई है। डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट क्या होती है, सेक्शन 9 ऑफ HM में, कि भाई वाइफ छोड़कर चली गई विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, आपको छोड़ के चली गई, या हस्बैंड विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज आपको छोड़ के चला गया, कोर्ट ने आपको डिक्री दे दी। ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की उसके जिस दिन मिली है डिक्री, उससे 1 साल के टेन्योर में भी आप नहीं रहे, ऐसी सेपरेशन है। सेपरेशन की डिक्री आपको मिल गई है कोर्ट से, उसके 1 साल के टेन्योर में आपके कोई भी कोहैबिटेशन आपका नहीं हुआ वाइफ के साथ, या वाइफ का हस्बैंड के साथ नहीं हुआ, उस ग्राउंड में भी ले सकते हो। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में क्या होता है, मैंने भी वो तो बता दिया सर, अभी अभी क्या बताया मैंने, ध्यान नहीं है सर। हाँ जी, 2 कंडीशन बताई मैंने, फिजिकल तो दोनों में ही है, जुडिशियल तो उन्होंने ही बोल दिया। सेकंड क्या बोला मैंने सर, ध्यान नहीं है आपका भी। हाँ, एक तो पहला कंडीशन मुझे कोहैबिटेशन नहीं है, ठीक है, दूसरा ये है कि या कोई डिसीज वगैरह नहीं, गलत चलेंगे सर आप, ध्यान नहीं है सर, मैं यहाँ बता रहा हूँ, जब आप उसमें क्यों देख रहे हो सर। देखो सिंपल सी बात है, सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री आपको मिल गई है। ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स वही जो हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं रह रहे विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, या तो हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ रखा है या वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ रखा है, आपने कोर्ट से डिक्री ले ली है, 1 साल का टेन्योर डिक्री लिए हुए हो चुका है, हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी तरह का कोहैबिटेशन फिजिकल रिलेशन नहीं बना है, उस कंडीशन में आप कोर्ट को अप्रोच करके डाइवोर्स ले सकते हो। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या, जुडिशियल सेपरेशन, कोर्ट ने आपको डिक्री दे दी जुडिशियल सेपरेशन की, कि भाई आप जुडिशियल सेपरेशन एक तरीके से कोर्ट बोलेगा कि भाई तुम अलग रहो, तुम चाहो तो एक साथ रह सकते हो, लेकिन आप कोर्ट के द्वारा कहते हो कि जी हम एक साथ नहीं रह सकते, हमें अलग कर दो, तो कोर्ट आपको डिक्री दे देगा जुडिशियल सेपरेशन की। अगर उसको भी 1 साल हो चुका है, ठीक है, उसको 1 साल हो गया, तब भी आप सीधा जाके डाइवोर्स की डिक्री, मतलब डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दोगे, ये ग्राउंड है डाइवोर्स का। अब इसमें कुछ ऐसे ग्राउंड है जो सिर्फ वाइफ को ही दिए गए हैं डाइवोर्स लेने के लिए, हस्बैंड को वो ग्राउंड नहीं दिएगा डाइवोर्स के लिए। क्या हो सकता है बताओ? गलत है। हाँ,
मैं बताता हूँ क्या क्या ग्राउंड है। ठीक है, बच्ची है ना, ये हो गया 354 नंबर। सबसे पहले ग्राउंड तो वही वाला है कि भाई अगर हस्बैंड ने किसी और से मैरिज कर लिया तो वाइफ को राइट है कि वो डाइवोर्स ले सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मैं बता रहा हूँ वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइफ किन ग्राउंडों पे अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। वाइफ के लिए स्पेशली इस एक्ट में कहा गया है कि किन किन ग्राउंड पे ले सकते हैं। एडल्ट्री, हाँ थोड़ा पहले कर दिया। और दूसरा ग्राउंड क्या है कि हस्बैंड जो गिल्टी पाया गया है किस चीज का, ऑफेंस का, कौन से का, रेप का, सोडेमनी का, ठीक है। अगर वो इनका गिल्टी पाया गया, आपने निर्भया केस अगर देखा होगा ना, तो निर्भया केस में उनकी फांसी को रुकवाने के लिए, मतलब फांसी वो हो जाए, तो उनमें से एक एक्यूज जो को एक्यूज था उसकी वाइफ ने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया कि भाई मैं नहीं चाहती क्योंकि मेरा पति कन्विक्टेड पाया गया है, वो गिल्टी है रेप के ऑफेंस में, तो मेरे को इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ग्रांट करो। अब जब उसके खिलाफ केस चल रहा है तो ऐसे में उसको फांसी कैसे दे दी जाए, तो ये केस डाला गया था कि फांसी की डेट एक्सटेंड करी जाए। तो ये भी वाइफ के पास ग्राउंड है, अगर हस्बैंड गिल्टी पाया गया रेप का तो वो डाइवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से कोर्ट को अप्रोच करके। अब इसमें ना एक बहुत बढ़िया चीज है, मैं वर्बली आपको पढ़ के बताता हूँ। डेट हर मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट, चाहे फिजिकल रिलेशन बना है चाहे नहीं बना, वाज सोलेमनाइज्ड बिफोर शी अटेंडिंग द एज ऑफ 15 ईयर। 15 साल की एज अटेंड करने से पहले चाहे फिजिकल रिलेशन बना है चाहे नहीं बना है, ठीक है। शी हैज रेप्यूटेटेड द मैरिज के खिलाफ वो आवाज उठा रही है 15 साल की होते ही, ठीक है। शी हैज रेप्यूटेटेड द मैरिज आफ्टर अटेंडिंग द एज बट बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ 18 ईयर। समझे? क्या समझे बताओ? लड़की देखो चाइल्ड मैरिज में आपने एज पूछा था ना कि भाई कब तक वो कर सकते हैं कब तक नहीं, तो मैंने बोलता आगे बताऊंगा मैं। 15 ईयर की एज से लेकर 18 ईयर्स की एज के बीच में, ठीक है। इससे पहले उसके फिजिकल रिलेशन बने हो चाहे नहीं बने हो हमें कोई लेना देना नहीं है, बट 15 से लेकर 18 साल के बीच में अगर उसने शादी को लेकर, ठीक है, आवाज उठा दी, रेप्यूटेट कर दी मैरिज को, तो उसके पास ग्राउंड है कि वो मैरिज को खत्म कर देगी। बट अगर इस ड्यूरेशन में भी वो शांत रही, उसने कुछ नहीं करा, तो ये आगे जाके मैरिज क्या हो जाएगी? वैलिड। पहले ये मैरिज इधर क्या थी? वॉइडेबल। इसलिए अब वॉइडेबल का मतलब क्या है? वॉइडेबल का मतलब है कि एक के पास पावर है कि वो शादी को कंटिन्यू भी कर सकता है और शादी को वो खत्म भी कर सकता है एनुअलिटी करा के, ठीक है, बाय डिक्री ऑफ एनुअलिटी, ठीक है। तो इस कंडीशन में ना वॉइडेबल में यही सीन हुआ कि अगर 15 से लेकर 18 के बीच में अगर उसने रेप्यूटेट कर दी मैरिज तो ठीक है, बट अगर नहीं करी तो भाई साहब फिर 18 के बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। उनके पास 3 साल का टाइम होता है। हाँ, अच्छा तो इस बीच में बच्चे हो गए सपोज, ठीक है,
तो उनकी मेंटेन क्लेमेबिलिटी आएगी उस पे। वो उसकी आती है सर इस कंडीशन में ना, देखो जो पेरेंट्स होंगे उनकी लायबिलिटी बनती है, ठीक है। अगर मान लो जो हस्बैंड है वो मेजर है, तब तो हस्बैंड की लायबिलिटी है। अगर 1% हस्बैंड मेजर नहीं है, हस्बैंड भी माइनर है, तो फिर गार्जियन की लायबिलिटी आ जाती है, सीधा सी बात, ठीक है। अब आ जाओ, ये आपके सारे हो गए डाइवोर्स के ग्राउंड, जो सेक्शन 13 में इतने डाइवोर्स के ग्राउंड हो सकते हैं जिनमें बंदा जाके डाइवोर्स ले सकता है। एआईबी में आपको फायदा ये है, कोई भी अगर डिवोर्स का ग्राउंड आएगा या ये आ जाएगा कि भाई ये शादी वॉइड कौन सी है, कौन सी वॉइडेबल है, तो आपको एटलीस्ट इतना आइडिया एक लग जाएगा एग्जाम में बैठ के कि हाँ यार ये वॉइडेबल मैरिज है या फिर ये वैलिड मैरिज है। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि पूरे एचएमए में हिंदू मैरिज एक्ट में आप सेक्शन 5 ले लो, सेक्शन 11 ले लो, सेक्शन 12 ले लो, सेक्शन 13 ले लो, ये 3-4 सेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे क्वेश्चन आने के 99% चांसेस है, क्वेश्चन आएगा। और एक जो शुरू में बताया था कि हिंदू कौन हो सकता है, ठीक है। ये सारे मेन सेक्शन थे। अब इसके बाद जो सेक्शन है वो इतने ज्यादा कुछ है नहीं। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, देखो सिंपल सी बात है, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ये होता है हस्बैंड वाइफ अगर एग्री है डाइवोर्स लेने के लिए तो वो डाइवोर्स ले सकते हैं। कंडीशन इसमें यह है कि भाई 1 साल तक वो दोनों के बीच में कोहैबिटेशन ना हो, कोई भी फिजिकल रिलेशन ना बनाओ, ठीक है। पहली कंडीशन यह है। दूसरी कंडीशन यह है कि जैसे आज फर्स्ट मोशन के लिए अप्लाई करा, तो सेकंड मोशन को अप्लाई करने में 6 महीने के बाद वो कर सकते हैं, लेकिन 18 महीने तक के ड्यूरेशन में, 6 से लेकर 18 महीने तक के बीच में वो सेकंड मोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 6 महीने से लेकर 18। अब आप बोलोगे ये 6-18 का टाइम क्यों दे रखा है? डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में रीजन ये है कि कई बार ये हो जाता है जो हस्बैंड वाइफ है वो कई बार जोश जोश में डाइवोर्स ले लेते हैं, बाद में भाई, क्योंकि कोर्ट का जो सिंपल सा मोटो है, ये जितने भी लॉज हम पढ़ते हैं, इनका काम आपको डाइवोर्स देना नहीं है, इनका काम आपको है एक साथ रखना, एक साथ लेके चलना। तो इसलिए ये जगह जगह पर जहां इनको मौका मिलता है वहां पर ये आपको मौका देंगे कि आप अपने जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लो। इसी रीजन से आपको मीडिएशन में कोर्ट भेज देता है, कंसिलिएशन में आपको कोर्ट भेज देता है, कई बार आपकी कोर्ट काउंसलिंग कराने के लिए भेजता है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है क्योंकि कोर्ट चाहता है आपके बीच में डाइवोर्स ना हो। ये तो लोगों ने एक वो फैला दिया कि भाई कोर्ट डाइवोर्स देता है, कोर्ट का काम डाइवोर्स देना, लेकिन डाइवोर्स लेना इजी नहीं है कोर्ट से। कोर्ट पहले सारी अपने देखेगा, जितने भी स्ट्रक्चर है उसमें आपको डाल के देखेगा। अगर सेटलमेंट हो गया, मतलब हस्बैंड वाइफ साथ रहने को एग्री हो गए, तो कोर्ट के लिए अच्छा है। अगर नहीं हुआ फिर फाइनल में कोर्ट आपको डाइवोर्स देगा। तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में सिंपल सी बात है, 1 साल का कोई हैबिटेशन नहीं होना चाहिए। फिर फर्स्ट मोशन होगा जिसको हम B1 बोलते हैं, 13B1। फर्स्ट मोशन होने के बाद 6 महीने आपको वेट करना है। 6 महीने वेट करने के बाद और 18 महीने के ड्यूरेशन में आपको सेकंड मोशन से डाइवोर्स की डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर वो 18 महीने का टाइम लैप्स हो गया तो आपके फर्स्ट मोशन भी पूरी तरीके से डिसमिस खत्म हो गया, उसकी कोई भी क्रेडिबिलिटी वहां नहीं है। फिर आपको डाइवोर्स चाहिए तो फिर आपको उसके लिए फिर दोबारा फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन के प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। ये सिंपल सा है 13B1 और 13B2। B1 फर्स्ट मोशन, B2 सेकंड मोशन। किसी को कोई अभी तक कुछ क्वेरी पूछनी हो या दिक्कत आई हो?
इसमें एक चीज और है, कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सेक्शन 14 है भाई, देखो सिंपल सी बात है, किसी की मैरिज हो जाती है, अगर डाइवोर्स चाहिए तो डाइवोर्स के लिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। 1 साल से पहले डाइवोर्स नहीं होता। कुछ कंडीशंस में डाइवोर्स 1 साल से पहले हो सकता है, ठीक है। वो क्या है कंडीशन? वो कंडीशन वही है, फ्रॉड वगैरह हो गई भाई, आप उसको वॉइड वो कराओ, या फिर उस बंदे ने ऐसी बीमारी, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स का ग्राउंड आप ले सकते हो कि भाई आप, लेकिन आपको ये सारी चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी। उसको ऐसी बीमारी आपको पता लग गई, ऐसी बीमारी है कि आप उसके साथ में नहीं रह सकते, ठीक है। सेक्शन 14 इसकी बात करता है। सेक्शन 15 क्या बात करता है? सेक्शन 15 बात करता है डाइवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन। डाइवोर्स पर्सन कब शादी कर सकता है? सिंपल सा लॉजिक है, कोई आड़ नहीं है। देखो भाई, सबसे पहले जो पर्सन है मैरिड है उसका डाइवोर्स होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है, डिग्री ऑफ डाइवोर्स होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब एक राइट टू अपील भी होता है इसके अंदर। वो जो राइट टू अपील का जो टेन्योर है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, या फिर अगर अपील कर दी गई है तो अपील वो जब तक डिसमिस नहीं होगी, आपके पास राइट नहीं है कि आप शादी कर लोगे। समझिए दो कंडीशन। एक तो भाई वो जो है टाइम खत्म हो जाना चाहिए अपील का। फॉर एग्जाम्पल अपील का टाइम खत्म नहीं हुआ, बट उसमें क्या रहा, जो अपील फाइल करी वो ही डिसमिस कर दी गई। अगर वो ये डिसमिस कर दी तो भैया फिर किसी भी तरीके का कोई वो नहीं रहा अपील किस चीज की? ग्राउंड। भाई आपने डाइवोर्स फाइल करा, मतलब ए ने डाइवोर्स फाइल करा बी से लेने के लिए, बी कह रहा मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, ये तो ग्राउंड ही नहीं बनता। कोर्ट ने डाइवोर्स की डिग्री पकड़ा दी, तो उसको अपील का भी तो राइट है, अच्छा ठीक है। अपील का राइट है, वो चैलेंज करेगा ऊपर जाके कोर्ट में। अब मान लो या तो उनने चैलेंज करा या चैलेंज नहीं करा। अगर चैलेंज करा तो वो हो गई उसकी डिसमिस अपील, तब आप शादी कर सकते हो। या फिर अपील का टाइम ही पूरा खत्म हो गया, अपील का टाइम खत्म हो गया तो बात ही खत्म। इसमें क्या ड्यूरेशन होती है अपील की? इसमें 90 डेज है, ठीक है। अब ये है कि भाई लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। देखो भाई इसमें सिंपल सा लॉजिक है, वॉइड मैरिज हो या वॉइडेबल मैरिज हो, ठीक है, बच्चा हुआ है तो वो पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा, लेजिटिमेट बच्चा माना जाएगा, इलेजिटिमेट नहीं माना जाएगा। नाम दिया जाएगा। भाई मान लो बच्चा हो गया, शादी तुमने वॉइड करा भाई, ठीक है, यह शादी वॉइडेबल पाई गई, आपने एन्युअलिटी की डिग्री ले ली, बच्चे की इसमें क्या गलती, बच्चे का क्या कसूर? तो बच्चे की जो वो है वो लेजिटिमेट नहीं होगा, नाजायज नहीं होगा, बच्चे को स्टेटस जायज का मिलेगा, तो बच्चा लेजिटिमेट होगा। इसमें माँ बाप की दोनों की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे की टेक केयर करें और उस बच्चे को मेंटेनेंस प्रोवाइड करें, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 17 में, ये पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी की बात करता है, ठीक है। सिंपल है, पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी में यही है कि भाई अगर कोई किसी से मैरिज वगैरह कर लेता है, वो आपका ये हो गया BNS हो गया उसके सेक्शंस है, IPC हो गया उसके सेक्शंस, तो इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। 494 495 ये सारे सेक्शंस बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सेक्शन 18 है उसकी कुछ कंडीशंस में पनिशमेंट आपको दी जा सकती है, कुछ कंडीशंस में। जैसे इसमें बोल रहा है भाई सेक्शन जो 5 है जो हमने पढ़ा था, उसमें अगर सब क्लोज 3, 4, 5, सब क्लोज 3, 4, 5 क्या क्या थे, अब आ जाओ फटाफट से सेक्शन 5 पे। सब क्लोज 3 था चाइल्ड मैरिज वाला, सब क्लोज 3 था चाइल्ड मैरिज वाला। चाइल्ड मैरिज के केस में 2 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है, और दोनों भी हो सकता है,
चाइल्ड मैरिज के केस में, ठीक है। सपिंडा रिलेशनशिप के केस में या फिर डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के होते हुए आपने अगर शादी कर ली, या तो सपिंडास से कर ली, एक दूसरे के सपिंडास जो है उसमें कर ली, वही 3 मदर के 5 फादर वाला, ठीक है, उस दौरान आपने शादी कर ली, तो भाई साहब अगर वो कर ली तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, जिसमें आपके ऊपर फाइन लगेगा, कितने का, 1000 रुपये का फाइन लगेगा आपके ऊपर, और 1 मंथ तक की आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, ठीक है। या तो दोनों मिल सकती है या फिर एक चीज मिल सकती है। अब इसमें बात करता है ज्यूरिडिक्शन की, सेक्शन 19 ज्यूरिडिक्शन को लेकर। ज्यूरिडिक्शन हालांकि इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं और ज्यूरिडिक्शन से, लेकिन एक सिंपल सा आपको पता होगा, जहां पर वाइफ रह रही है अभी, जहां पर उन्होंने शादी करी वो प्लेस, या फिर जहां पर वो शादी के बाद रहे थे, लास्टली रिजाइड्स जो था, इस ग्राउंड पे आप ज्यूरिडिक्शन बना सकते हैं। सेक्शन 9 में थोड़ा चेंज है। सेक्शन 9 में यह है कि जहां पर पिटिशनर रह रहा है, ठीक है, पति के केस में अगर हस्बैंड जहां पर रह रहा है वो वहां पर सेक्शन 9 का केस डाल सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही है इसमें से मेन, बाकी तो इतना कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज और है इसमें, मेंटेनेंस को लेकर, ठीक है। आपने सेक्शन 125 देखा होगा सीआरपीसी का, बीएनएसएस का कौन सा सेक्शन हो गया सर अब? 125 114 बहुत ही गलत। बीएनएसएस में 125 जो सीआरपीसी में था, अब क्या हो गया सेक्शन? हाँ, 144 हो गया वो सेक्शन, ठीक है। जो एक चीज और ध्यान रखना, एचएमए का जो सेक्शन 24 है वो मेंटेनेंस की बात करता है, और इसमें 125 में क्या होता है, 125 में हस्बैंड की लायबिलिटी बनती है वाइफ को मेंटेनेंस देने की, लेकिन इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 24 ऑफ एचएम में हस्बैंड वाइफ से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर क्लियरली मेंशन कर रखा है, ईदर हस्बैंड और ईदर वाइफ कैन क्लेम द मेंटेनेंस। तो हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अगर वाइफ का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है तो। तो यही सारे वो थे। फिर सेक्शन 28 बात करता है अपील फ्रॉम डिग्री और ऑर्डर की, जिसके अंदर स्पेसिफिकली जो टाइम पीरियड है वो मेंशन करता है 90 डेज का। तो होपफुली यही है इसके अंदर सारा जो था एचएमए के अंदर। एचएमए 2 दिन के अंदर हमने 2 क्लासेस में पूरा कवर कर लिया है। यहीं से आएगा, इधर उधर से और कुछ नहीं आएगा। तो भाई आप भी जो ऑनलाइन देख रहे हो, अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके बता दीजिए, हम उसका टाइमली रिप्लाई आपको कर देंगे। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है या कुछ भी बात है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे में रहिए, खुश रहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।